हेलो स्टूडेंट्स। आज सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए एक रिवीजन वीडियो है। ये चैप्टर एपी और जीपी चैप्टर आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 6 है। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक के लिए, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बताऊंगा। तो आज फुल रिवीजन अपन करते हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं नाम बता दूंगा। हिंदी मीडियम में होता है, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो इसका जो नाम है समांतर श्रेणी, ये बेसिक नाम जो है ना, यहीं से इसका नेचर पता चलता है कि ये सीरीज का नेचर कैसा है। समांतर, हिंदी में जो समांतर मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसमें समांतर का मतलब होता है समान अंतर, दैट इज द इक्वल डिफरेंस। तो अगर हमारे पास कोई सीरीज है जिसमें नंबर्स के बीच का डिफरेंस इक्वल है तो वो एपी कहलाता है। तो सबसे पहली बात, तो एपी होता क्या है। एपी फॉर एग्जांपल जैसे एक सीरीज़ है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नंबर से खूब सारे सीरीज़, और आगे कितना भी हो सकता है। तो इसमें देखिए डिफरेंस हर नंबर के बीच का सेम है, और डिफरेंस याद रखिएगा हमेशा अगला टर्म माइनस पिछला टर्म लेना है। 1 - 2 नहीं करना है, 2 - 1 करना है, 3 - 2, 4 - 3, 5 - 4, 6 - 5। बिकॉज ऑफ डिफरेंस हर जगह सेम है तो इसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस। हिंदी में कहते हैं सारवंतर, और पर्टिकुलरली इस एग्जाम्पल के लिए कॉमन डिफरेंस 1 है। 1 का मतलब ये 1 नहीं, ये 1 तो फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ए से, स्मॉल ए से। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है। तो फर्स्ट टर्म हिंदी में प्रथम पद, कॉमन डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर। तो फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, एक एपी है, समांतर श्रेणी है, बिकॉज ऑफ हर नंबर के बीच का अंतर या डिफरेंस इक्वल है। अगर एक जगह भी हम कुछ चेंज कर दें, सपोज 5 को 8 बना दूं, तो ये एपी नहीं रह जाएगा। फिर ये सर आप बोलेंगे हाँ सर ये शुरू के 4 टर्म तो एपी है बट आगे फिर एपी नहीं है, ये बोल सकते हैं भले ही आप। तो एपी कई प्रकार के हो सकते हैं। इंक्रीजिंग एपी है, जैसा ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। डिक्रीजिंग भी हो सकता है, मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ 10 5 0 -5 -10, ऐसा चला जा सकता है सीरीज। और बड़े गौर से देख लीजिए, इसमें भी ऐसे ही है कि फर्स्ट टर्म तो 10 है, फर्स्ट टर्म दैट इज द प्रथम पद 10 है। बट यहाँ कॉमन डिफरेंस आप बोलेंगे ना, तो कुछ स्टूडेंट जो लापरवाही से पढ़ाई करते हैं, ढंग से पढ़ाई नहीं करते, बोलते हैं सर अब ये बड़ा नंबर है तो 10 - 5 करना चाहिए डिफरेंस। आपने पिछली बार बड़ा नंबर 2 था तो 2 - 1 किया था। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया, ना कभी किसी किताब में ऐसा मिलेगा। कभी नहीं बोल रहा हूँ मैं बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करना है। चाहे सीरीज आगे कम होता जाए चाहे बढ़ता जाए, डिफरेंस जो है, देखो ये जो डिफरेंस है आपका, ये जो डिफरेंस है आपका, ये क्या है, आपका जो डिफरेंस है ये तो कम होता जा रहा है ना। मतलब 5 - 10 करोगे, ठीक है, तो आपको -5 मिलेगा। देखो डिफरेंस निगेटिव आ रहा है। आप 0 - 5 करोगे तो डिफरेंस अगेन -5 मिलेगा। आप ये करिए -5 -0 करिए, -5 -0 करिए, तो क्या मिलेगा आपको, -5 ही मिलेगा। यानी आपको हर हाल में डिफरेंस इक्वल ही मिलेगा हर बार -5। और बिकॉज ऑफ यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निगेटिव है ना, सीरीज कम होता जा रहा है, लेकिन आप डी को -5 लिखेंगे। यानी सीरीज चाहे बढ़ता हुआ रहे चाहे कम होता हुआ रहे, डिफरेंस आपको हमेशा अगला टर्म माइनस पिछला टर्म ही लेना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और डी निगेटिव भी हो सकता है, डी पॉजिटिव भी हो सकता है, डी इंटीजर भी हो सकता है, डी जो है फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि सीरीज कैसा भी हो सकता है। अपन अब अगर एक जनरल एपी के स्टैंडर्ड सीरीज की बात करें, मतलब एक कॉमन फॉर्म अगर एपी का मैं बताऊं आपको, तो ये होता है ए+डी, A+2D, A+3D, और इस तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। तो ये इस सीरीज का फर्स्ट टर्म है T1 कहते हैं, ये पूरा A+D T2 है। डी को देखो आप ऐड करते जाओगे ना, डी यानी कॉमन डिफरेंस को आप जोड़ते जाओगे तो सीरीज का अगला टर्म मिलता जाएगा, ये T3 है।
आप a प्लस 2d में से एक d और ऐड कर दोगे तो 2d से बढ़ के वो कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा, तो a प्लस 3d हो जाएगा, ये T4 हो जाएगा। और इस तरीके से जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो T3, T4, T5, T6 टर्म मिलते जाएंगे। T2 का मतलब सेकेंड टर्म, T3 मतलब थर्ड टर्म, T4 यानी फोर्थ टर्म। कहीं तो ये सीरीज जाके खत्म होगा, और जहां पर ये सीरीज जाके खत्म होगा उसको अपन नाम देंगे लास्ट टर्म। हिंदी में कहते हैं अंतिम पद। मैं हिंदी में बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हर शब्द को बता पाऊँ, हर वर्ड को बता पाऊँ। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर कोई हमारा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट भी है, तो उसको भी बिल्कुल यहाँ से हिंदी नाम मिलेगा। और इंग्लिश में भी हम जो बातें कर रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं, सब कोई समझ सकते हैं। लास्ट टर्म, अंतिम पद, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसका एक और नाम रख सकते हो, nth टर्म। nth टर्म, nth टर्म यानी जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 20th टर्म, 21st टर्म, तो nth टर्म, इसको नाम रखेंगे tn। ठीक है, अगर आप n की जगह पे 1 रखते हो तो यही tn बिकम्स t1। अगर आप n की जगह पे 2 रखते हो तो दिस बिकम्स t2। अगर आप n की जगह पे 3 रखते हो तो दिस t3 बिकम्स tn बिकम्स t3। और आप देख रहे हो सारे के सारे जो टर्म्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं ना, सब में ए आया है, तो यहाँ भी ए तो पक्का आएगा, ए तो पक्का आएगा। देखो सारे टर्म्स में ए आया है। और डी जो है ना वो कितनी बार आया है उसको ध्यान देना है, डी कितनी बार आया है उसको ध्यान देना है। तो आप बड़े गौर से देखिए, अगर मैं कहता हूँ T4, T4 ऊपर दिख रहा है आपको, T4 ये वाला T4, तो T4 जब बोल रहे हैं तो डी आया है 3 बार, दैट इज द 3D लिखा हुआ है। T3 है, जब T3 है तो T3 है तो डी आया है 2 टाइम्स, a प्लस 2d है। T2 है, जब T2 तो डी आया है एक बार, a प्लस डी है। T1 आया है, जब T1 आया है तो डी है 0 टाइम्स। मतलब अगर T10 आएगा ना तो डी होगा 9 टाइम्स। अगर मैं T15 की बात करूंगा, 15th टर्म, तो डी हो जाएगा यहाँ पर 14 टाइम्स। तो Tn है तो यहाँ पर आ जाएगा n-1 टाइम्स। ये है इस एपी का बहुत बेसिक सा पहला फंडा है। और ये पहला फंडा, दैट इज द पहला फॉर्मूला है nth टर्म, एपी का nth टर्म की जब बात हो रही है, Tn या लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं आप इसको। तो आज अपन फिर से इस एपीजीपी जो हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जो पढ़ा क्वेश्चन बनाने की, इसमें भी हम जो ICAI का स्टडी मटेरियल है उसके ही कुछ सॉल्व एग्जाम्पल की बात करेंगे। जो हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि एक्सरसाइज के 100% क्वेश्चन हम लोग क्लास में कवर करते हैं। और सॉल्व एग्जाम्पल भी अपन अभी आज रिवीजन वीडियो में आप लोग को कवर करके दे रहे हैं, तो इससे आपका एक रिवीजन तो हो ही जाएगा। और बिकॉज ऑफ हम सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम के लिए ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिक सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए रिवीजन क्लास बना रहे हैं आपके लिए वीडियो। तो सीए फाउंडेशन का जो एक स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल है, ICAI इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल आता है, उसी को बेस लेके चलेंगे अपन। ये एपीजीपी चैप्टर एक ऐसा चैप्टर होता है जो ऑलमोस्ट हर प्रकार के एग्ज़ाम में ये रहता ही है लगभग कोर्स में। लेकिन हम लोग स्पेसिफिक ही अब ये टारगेट लेके चल रहे हैं सीए फाउंडेशन, तो उसी की बात करेंगे। एक एग्जांपल है, देखते हैं इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है। तो ICAI स्टडी मटेरियल का एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 में लिखा हुआ है, एक एपी दिया है आपको 8, 5, 2, -1, -4। अब मैंने बता दिया कि एपी है, तो आप ये मान लीजिए कि एपी है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको जब कोई सीरीज दिया जाएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ एपी या जीपी लिख करके देगा कि भाई ये एपी है। आपको इंस्टेंटली तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जितना हो सके टाइम बचाते हुए, तुरंत आपको समझना पड़ेगा कि ये सीरीज एपी है कि कुछ और है, जीपी। फिलहाल तो हम एपी पढ़ रहे हैं तो ये एपी होगा, बट जब जीपी पढ़ लेंगे तो फिर शायद ऐसे कुछ क्वेश्चन दिखे जो एपी हो सकता है या जीपी हो सकता है। फिलहाल तो अपन एपी है ये। अब चेक कर देता हूँ मैं, 5 में से 8 को माइनस करोगे तो डी आपका आएगा -3। बड़े ध्यान से और बड़े गौर से इस बात को समझिए, ये गलतियां बहुत छोटी सी गलती है, बट ये बहुत स्टूडेंट करते हैं, 8 -5 कर देते हैं। मैं किसी बात को अगर बार बार बोल रहा हूँ तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इतनी मतलब बहुत बेसिक सी इतनी छोटी सी गलती थोड़ा सा संभल के रहिए, मत करिएगा। फिर 2 -5 करिएगा
-3 होता है। -1 -2 करिएगा तो ये भी -3 होता है। -4 -1 ओ सर, ये वाला दिखा दो करके जरा। तो देखो ये डी करके दिखा रहा हूँ, एक -4 है, फिर माइनस और फिर -1। ठीक है, ये माइनस का बड़ा इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखिएगा सर। तो ये बनेगा डी इज इक्वल टू -4 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा -3। अब डी इज इक्वल टू जब -3 हो जाएगा, डी इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, तो दिख रहा है। आप डिफरेंस कहीं से भी लो, डिफरेंस कहीं से भी लो, आप 5 -8 करो, 2 -5 करो, -1 में से -2 करो, या -4 में से -1 करो, डी तो उतना ही आना है जो आना है, डी तो वही आएगा। और अब कॉमन डिफरेंस जब क्लियर है दिमाग में कि डी का वैल्यू -3 है, फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म कितना है बोलो, 8 है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म इज 8, तो ए इक्वल टू 8 है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है, किताब में लिखा है इसका 7th टर्म फाइंड करना है, T7 आपको निकाल, T7 7th टर्म की वैल्यू निकालनी है आपको। सीरीज में 5 टर्म तो दे ही दिया है, आप चाहे तो 7 टर्म ऐसे निकाल सकते हो कि आप डी को आगे ऐड करते जाइए टर्म्स में, आपको अगला टर्म मिलता जाएगा। और नहीं तो मैं आपके लिए फॉर्मूला जो लिख के दे रहा हूँ, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर आप डायरेक्ट लगा लीजिए। बिकॉज ऑफ 7th टर्म पूछा है तो आप ये बहादुरी दिखा सकते हैं कि सर 5 टर्म तो दिया ही है, डी ऐड कर देता हूँ तो 6वां टर्म आ जाएगा, फिर एक डी ऐड कर दूंगा तो फिर एक 7th टर्म आ जाएगा, तो फिर क्यों फॉर्मूला लगाएं। भाई बात फॉर्मूले की नहीं है, बात है फंडा समझने की, कि भाई 7th टर्म की जगह मान लो 77 टर्म दे देता तो क्या ये हम करते रहते क्या, डी ऐड कर करके देखते रहते क्या। तो कई बार क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाया जाता, कई बार छोटा क्वेश्चन किताबों में इसलिए नहीं दिया जाता, कई बार टीचर्स बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन इसलिए नहीं देते हैं आपको बनाने कि उसमें कुछ आंसर लाना है। आंसर तो लाने के कई रास्ते हो सकते हैं वहाँ पे, मेन है मुद्दा समझो, फंडा समझो, ताकि बड़ा कुछ कैलकुलेशन भी आ जाए तो हम आसानी से कर सकें। फिलहाल एन की जगह पे 7 रखना, ये हमारी समझदारी होगी इस पे। बिकॉज ऑफ एन की जगह 7 रखने से ये टी एन बिकम्स T7 इज इक्वल टू ए प्लस, ओ ए पता है आपको तो आप ए का वैल्यू रख लीजिए, ए का वैल्यू आपको दिया है 8, 8 प्लस 7 -1, ये हो जाएगा 7 -1, और डी जो हो जाएगा आपका, डी का वैल्यू हो जाएगा -3, डी का वैल्यू हो जाएगा -3, तो T7 इज इक्वल टू हो जाएगा, T7 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 6 इंटू -3 हो जाएगा, तो T7 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 और -6 इंटू 3 करोगे तो 18 हो जाएगा, और यहाँ पर से T7 का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका -10। तो आप इस तरीके से 7th टर्म की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर किसी प्रकार का कुछ डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ये हमें समझ नहीं आई। मैं कुछ वादा नहीं कर सकता कि फिर उसको समझाऊंगा कैसे वापस आपको, देखेंगे अगर कभी कुछ लगा, कुछ कमेंट में ही कुछ रिप्लाई देते बन गया तो समझा, ठीक है, बट आप अपनी बात रख सकते। और नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2 है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल 2 में, 3/√7 है, अगला टर्म है 4/√7, अगला है 5/√7, और इस तरीके से बहुत सारे टर्म्स आपको दिए गए हैं, डैश 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 लगा दिया गया है समझो। और आखिरी जो टर्म है बोल रहा है 17/√7, मतलब इसके बाद ये सीरीज रुक गया है, इसके बाद और आगे नहीं जा रहा है सीरीज। तो ऐसी स्थिति में आपको बताया जा रहा है कि ऐसी स्थिति में ये जो 17/√7 है ये सीरीज का कौन सा टर्म है, ये बोल रहा है कि कौन सा टर्म है, Tn है ये, बट विच टर्म है, कौन सा टर्म, मतलब nth टर्म तो है पर n कितना है, मतलब ये सीरीज का फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो ये 17/√7 कौन सा टर्म बनेगा, विच टर्म, 17/√7 कौन सा टर्म बनेगा। तो फाइनली Tn का वैल्यू आपको दिया है, आपको निकालना n है ना, Tn ये दिया है समझो, Tn यानी यही nth टर्म है, nth टर्म की वैल्यू दे दिया है, आपको n निकालना है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप वीडियो पॉज करके ये बनाने की कोशिश करेंगे, और अब वीडियो प्ले कर लीजिए।
और अब से बना है तो भी और नहीं बना है तो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। बड़े गौर से समझने की बात है कि ये AP तो है सर, क्योंकि डिफरेंस अगर 4/√7 में से 3/√7 को माइनस करोगे तो 1/√7 आएगा। अगर 5/√7 में से 4/√7 को माइनस करोगे तो भी 1/√7 आएगा। और इस तरीके से अगर ये इस तरीके से डिफरेंस लेते जाओगे तो डिफरेंस हर जगह सेम ही आ रहा है। और डिफरेंस अगर हर जगह सेम आ रहा है, डेफिनेटली डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो ये AP तो है। फर्स्ट टर्म दिख रहा है आपको, फर्स्ट टर्म वो है यहाँ पर 3/√7, फर्स्ट टर्म है 3/√7। अब बच्चों ए पता है आपको, कॉमन डिफरेंस लिख दूँ, फॉर्मेलिटी कर दूँ। वैसे तो पता है 4/√7 में से 3/√7 को अगर माइनस करोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा 1/√7, कॉमन डिफरेंस आएगा 1/√7, कॉमन डिफरेंस 1/√7 आ जाएगा। और कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो आप बता सकते हो इस सीरीज का कौन सा टर्म 17/√7 है। फॉर्मूला अभी तक तो मैंने एक ही बताया, तो फॉर्मूला वही लगेगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। Tn आपको दिया है 17/√7, 17/√7 ही दिया हुआ है Tn आपको, इज इक्वल टू a है आपका फर्स्ट टर्म 3/√7 प्लस n-1 है, और d आपका जो डिफरेंस है वो है 1/√7, डिफरेंस है 1/√7। यहाँ से आप n कैलकुलेट कर सकते हैं, आप सबको ये करने आता होगा, मैं फिर भी थोड़ा सा और आगे बता देता हूँ। 17/√7 में से अगर अपन 3/√7 को माइनस करते हैं तो यहाँ बचेगा n-1 इंटू 1/√7, ये हो जाएगा 1/√। अब यहाँ पर बहुत क्लियर होना चाहिए कि 17/√7 में से अगर हम 17/√7 में से अगर हम 3/√7 को माइनस करते हैं, 3/√7 को अगर अपन माइनस करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 14/√7, 14/√7 हो जाएगा। और 14/√7 इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/√7। आगे ये जो 14/√7 है इंटू ये जो 1/√7 है ना, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो √7/1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इधर बचेगा क्या, n-1। और फिर अगला स्टेप जो है √7, यहाँ √7 कटेगा तो केवल 14 बचेगा, इज इक्वल टू n-1। -1 आप इधर शिफ्ट करोगे तो 14 -1 इधर आके +1 हो जाएगा, और ये 14 + 1 15 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि सीरीज का 15th टर्म जो है, द 15th टर्म ऑफ दिस सीरीज इज एक्चुअली 17/√। तो ये 17/√7 कौन सा टर्म था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर है इट्स 15th टर्म इज 17/√7। एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3 है आपके ICAI स्टडी मटेरियल में क्या लिखा देखिए, इफ द 5th टर्म एंड 12th टर्म ऑफ एन AP आर 14 एंड 35 रेस्पेक्टिवली। तो इन शॉर्ट में अगर लिख के दूँ तो क्वेश्चन में गिवन है 5th टर्म का वैल्यू 14 है और एंड 12th टर्म का वैल्यू 35 है। ये दो बातें क्वेश्चन में मेंशन की गई है, दो बातें बताई गई है। और अब ये बोला गया है साथ में कि फाइंड दी AP, यानी पूरा का पूरा AP बताना है, पूरा का AP सीरीज पूरी बतानी है। यहाँ पर एक शॉर्टकट है हमारे पास, अपन चाहे तो इसमें एक फंडा अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं कि आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, मैं शॉर्टकट ही बताऊंगा बिकॉज ऑफ हमें तो एग्ज़ाम में टाइम बचाना है। ICAI का जो स्टडी मटेरियल है इसमें पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, पूरा इक्वेशन बनाया गया है। मैं इस सॉल्यूशन को प्रीफर नहीं करूँगा, तो बोलूँगा कि कभी आप इसके रियल सॉल्यूशन पे आइए। ऑप्शंस दिए गए हैं तो ऑप्शन में जो आंसर है वो तो दिया ही जाएगा। तो एक आंसर दिया गया है 1 3 5 7। क्या ये AP है, क्या ये वाला AP सही है, क्योंकि आपको फाइनली पूरा AP ही बताना है, तो ऑप्शन में पूरा AP दिया रहेगा। एक और ऑप्शन है जैसे 2 5 8
11 14 डैश डैश डैश, तो क्या ये सही है? क्या एक और ऑप्शन दिया गया है, आपको ये समझना है, 1 5 10 15, क्या ये सही है? और एक नन ऑफ दिस। तो इस तरीके से ऑप्शंस बनाए गए हैं, आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा एपी सही है। तो मैं तो बोलता हूँ कि ऑप्शन ही चेक कर लो, बहुत ही सरल है। आपसे 1 मिनट के अंदर सही आंसर पहचान लोगे। जैसे मान लो मैं लेके चलता हूँ कि अगर पहला ऑप्शन सही है, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है बोलो, 1। और कॉमन डिफरेंस बोलोगे तो देखो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, हर जगह पे 2 का डिफरेंस है, डिफरेंस 2 का है, तो कॉमन डिफरेंस 2 है। और अगर ये सही आंसर है ऑप्शन है, तो क्या इसका फिफ्थ टर्म जो है 14 आएगा क्या? देखो दिमाग लगा सकते हो, फिफ्थ टर्म कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है, ये एवे ही आप आगे बढ़ के देख सकते हो कि 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो अगला क्या आएगा, 9 आएगा, और अगला 11 आएगा। तो पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 3 है, तीसरा टर्म 5 है, चौथा टर्म 7 है, पांचवा टर्म जो है आपका 9 है, और छठवां टर्म आपका 11 है। लेकिन अब हमें मतलब था फिफ्थ टर्म से, फिफ्थ टर्म 14 आना चाहिए था, जबकि फिफ्थ टर्म 14 नहीं आ रहा है, फिफ्थ टर्म क्या आ जा रहा है, 9, 14 चाहिए था, तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया। आप ऑप्शन बी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर तो बढ़िया है, ये लिखा ही हुआ है, पहला टर्म 2, दूसरा टर्म 5, तीसरा टर्म 8, चौथा टर्म 11, और पांचवा टर्म देखो 14 है, फिफ्थ टर्म 14 है। लेकिन ना ओवर एक्साइटेड आप मत होइएगा कि सर यही आंसर है, क्योंकि फिफ्थ टर्म जो है 14 है, फिफ्थ टर्म 14 है, बट ये भी तो चेक कर लें कि क्या इसका ट्वेल्थ टर्म 35 आएगा, ये भी तो चेक कर ले, चेक करके दिखा देता हूँ, चलिए ऑप्शन बी को। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, देखिए ऑप्शन बी के हिसाब से अगर अपन चलेंगे, तो फर्स्ट टर्म दैट इज टी1, टी1 का वैल्यू है 2, फर्स्ट टर्म टी1 है, टी1 का वैल्यू 2 है, और कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पर 3 है। कैसे आएगा सर, 5 - 2 करेंगे, या 8 - 5 करेंगे, या 11 - 8 करेंगे, या 14 - 11 करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस 3। अब कॉमन डिफरेंस 3 आ गया, तो हमको ये फिफ्थ टर्म जो है 14, ये तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो आइडेंटिफाई कर लिए। 12 टर्म 35 है कि नहीं ये देख लो, अगर इसका 12 टर्म 35 निकला, तो डेफिनेटली आंसर बी सही हो जाएगा, और फिर हमें सी के बारे में नहीं सोचना है। सी के बारे में तभी सोचना है जब ए गलत निकले और बी गलत निकले, तब सी के बारे में सोचना है। सी सही हो सकता है उस केस, क्योंकि एक नॉन भी है। तो यहाँ पर अगर मैं टी एन का फॉर्मूला लगाता हूँ, टी एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अगर मैं यहाँ पर मैं एन की जगह पे 12 रख देता हूँ, मैं एन की जगह पे 12 क्यों रखूँगा, क्योंकि मुझे एन की जगह पे 12 रखने से ये T12 बनेगा। और अगर ये T12 बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका ए फर्स्ट टर्म 2 है, प्लस 12 - 1, और कॉमन डिफरेंस 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है। तो इस केस में आपका जो T12 बनेगा, T12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2 + 11 × 3। तो T12 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 + 33, और यहाँ पर हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये आपका T12 हो जाएगा का आंसर। अब ये आपका 35 आ गया, T12 मतलब पक्का है ना कि यहाँ पर आपका 12 टर्म जो है 35 है, और अगर 12 टर्म 35 है, तो यही ऑप्शन बी सही है, तो ऑप्शन सी तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल जो ट्रेडिशनल सॉल्यूशन होते हैं मैथमेटिक्स के स्कूल लेवल पे, जो लंबा सॉल्यूशन किया जाता है, आप उस तक मत जाइए, आप इस तरीके से भी आप अपना सॉल्यूशन, आप आंसर अपना पता कर सकते हैं। हाँ, फिर भी मेरे ऐसे सजेशन के बाद भी अगर किसी को लगता है कि नहीं सर, वो पूरा सॉल्व करेंगे 2 इक्वेशन बना के, तो कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं कोई एक तरीका सजेस्ट कर सकता हूँ, जो मैंने कर दिया। एक और वैसे ही है, एक एग्जांपल 4 है, यहाँ भी हम बिल्कुल जो एक्चुअली मैथ्स का जो सॉल्यूशन होता है रियल, वो उस पे फोकस नहीं करेंगे, हम कुछ शॉर्टकट की तरफ ही जाएंगे। देखो लिखा है, डिवाइड 69 इंटू 3 पार्ट्स, मतलब 69 के ना 3 पार्ट्स, चलो मैं पूरा सेंटेंस क्यों लिखूँ, 69 के 3 टुकड़े करने मुझे, ये 3 पार्ट करने हैं, और ये 3 पार्ट करने हैं, और ये जो 3 टुकड़े हैं ना, क्वेश्चन में लिखा विचार इन एपी, तो ये 3 जो टुकड़े करेंगे आप 69 के, बराबर बराबर टुकड़े नहीं करने,
बिल्कुल नहीं बोलना सर 23 23 23 कर दें क्या? हाँ, कर सकते हैं, हो सकता है ऑप्शन में वही सही आंसर हो, बट क्या पता। फिलहाल जो 3 टुकड़े करेंगे आप इसके, वो तीनों एपी में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू पार्ट इज 483। शुरू के जो दो पार्ट है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, उसका प्रोडक्ट 483 आना चाहिए। देन व्हाट विल बी द थ्री पार्ट्स, क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शंस भी दिया जाएगा। सपोज ऑप्शन ए दिया गया है, यही कर ले 23 23 और 23, क्योंकि ये वापस 69 तो होता ही है। एक ऑप्शन है मैं बना रहा हूँ 21 23 और 25। सर ये तीनों नंबर इक्वल है तो एपी होगा क्या? हाँ बिल्कुल मानते हैं। ई है उसके बाद 20 22 और 24, और एक है नन ऑफ दिस। तो आप बहुत ध्यान से देखिए कि ऑप्शन सी तो एपी है, बट गलत हो गया बेचारा। क्यों गलत हो गया? क्योंकि वापस इन तीनों को सम करने से ना 20 प्लस 22 प्लस 24 करने से 69 तो नहीं आता है। मतलब ये तो ऑप्शन भी गलत हो गया। आंसर तो वही बनेगा, इसको वापस तीनों टुकड़ों को ऐड कर दे तो टोटल कितना आना चाहिए 60। तो टोटल 69 तो ऑप्शन बी में भी है। आप इसको करके देख सकते हैं, इसका तीनों का टोटल 69 आएगा। 21 23 और 25 को जब ऐड करोगे ना तो 69 आता है। तो सी ऑप्शन तो रेस से बाहर है। ऑप्शन ए और बी कंपटीशन में बने हुए हैं, और अगर ऑप्शन ए और बी कंपटीशन में बने हुए हैं तो इन दोनों में से देखते हैं कि क्या सही हो सकता है। क्वेश्चन में एक और कंडीशन है कि जो दो पार्ट है ना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, तो अगर ऑप्शन ए की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है दोनों 23 20, और ऑप्शन बी की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है 21 एंड 23। क्वेश्चन में बोला है कि शुरू के दो पार्ट का जो प्रोडक्ट है 483 होना चाहिए। करके देख लो। ऑप्शन ए के दो पार्ट है 23 एंड 23, और मैं डेफिनेटली ये तो बिना मल्टीप्लाई किए बता सकता हूँ कि इनका प्रोडक्ट जो है ना, इनका जो प्रोडक्ट है वो 483 तो नहीं आ सकता। क्योंकि देखो ये लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 3 9 होता है, जबकि हमको 483 में आखिरी में 3 मिल रहा है, तो पक्का है कि ये तो गलती होगी। ये वाला तो गलत है। ऑप्शन बी एक कंपटीशन में बचा है, बस यही। सी तो पहली रेस से बाहर हो चुका है। ऑप्शन बी में इस बात की गुंजाइश है कि 21 और 23 को मल्टीप्लाई करें तो 483 आएगा, और आप ये बिल्कुल करके देख सकते हैं 483 आएगा। मैनुअली कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सीए फाउंडेशन एग्जाम की, और पूरे इंडिया में कुछ रेयर एग्जाम है जिसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है, जिसमें एक सीए फाउंडेशन है। तो आपके पास कैलकुलेटर है, आप 21 इंटू 23 हवा में नहीं कर सकते तो आप कैलकुलेटर से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और नए फंडे की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, सीधे सीधे मैं एक एग्जांपल से आता हूँ आपके। लिखा है फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 10। तो अगर आपको एक नंबर दिया है 4 और एक नंबर दिया है 10, और बोल रहा है इनके बीच का एक अरिथमेटिक मीन निकालो। नाम से पता चल रहा है मीन है वर्ड है, मतलब ये पक्का वो नंबर इन दोनों के बीच का नंबर होगा। अरिथमेटिक मीन का मतलब ये है कि पक्का ये नंबर कुछ ऐसा नंबर होगा जिसको यहाँ पर रखने से ये पूरा तीनों एपी सीरीज बनाएगा। ध्यान रहे, जब हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। जब हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टॉपिक पढ़ेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे। अब इसमें क्या है कि अगर मैं एरिथमेटिक मीन एक नंबर लेता हूँ और ये तीनों एपी है, तो एरिथमेटिक मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। हालांकि मैं इसमें लिख के बता रहा हूँ कि एरिथमेटिक मीन जो बीच का नंबर है माइनस फर्स्ट नंबर करोगे तो ये डी कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस, और ऑब्वियसली थर्ड नंबर माइनस बीच का नंबर करोगे तो भी ये डी कहलाएगा, ये बराबर ही होगा। तो यू में से एरिथमेटिक मीन -4 भी कॉमन डिफरेंस है, और 10 माइनस एरिथमेटिक मीन जो है वो भी कॉमन डिफरेंस है, ये वाला। तो आप बोल सकते हो कि अरिथमेटिक मीन प्लस एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 10, और -4 को राइट साइड भेज दो तो +4। ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिथमेटिक मीन इक्वल टू 14। 2 टाइम्स ऑफ एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू हो जाएगा, एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू हो जाएगा 14/2, यानी एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू हो जाएगा 7। एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू हो जाएगा 7। और अगर आपको
इसको याद रखना है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला किसी भी दो नंबर के बीच का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो अरिथमेटिक मीन होता है a+b/2। अरिथमेटिक मीन होता है a+b/2, ये आपका आंसर होता है जब अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो किसी भी दो नंबर के बीच। तो जैसे यहाँ पर था, एक नंबर 4 था, एक 14 था, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करेंगे 4 + 14 बाय, एक नंबर 4 था, एक नंबर 10 था, तो आप लिखेंगे 4 + 10 डिवाइड बाय 2। 4 + 10/2 करो, 14/2 आएगा, 7 आएगा। ठीक है, लेकिन इसका मॉडिफाइड फॉर्म ये है, इसका मॉडिफाइड फॉर्म ये है कि अगर आपको बोला जाए, अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 324, यानी अब 4 और 324 के बीच एक अरिथमेटिक मीन नहीं चाहिए मुझे, मुझे 4 अरिथमेटिक मीन चाहिए। तो मुझे अरिथमेटिक मीन पहला चाहिए A1, एक चाहिए A2, एक चाहिए A3 और एक चाहिए A4, ये मुझे 4 अरिथमेटिक मीन चाहिए। तो अगर मैं 4 अरिथमेटिक मीन, अगर A1, A2, A3 और A4 लगाता हूँ, A1, A2, A3 और A4 लगाता हूँ, तो मुझे 4 अरिथमेटिक मीन चाहिए। दो रास्ते हैं, या तो आप सॉल्व करिए या तो आप ऑप्शन चेक। ठीक है, बहुत सस्ता रास्ता होता है ऑप्शन चेक करना। मैं सॉल्यूशन भी बता सकता हूँ। ये सीरीज़ का T1 है, नाम भले ही A1 है, सीरीज़ का T2 है, जिसका नाम A2 है वो सीरीज़ का T3 है, ये T4 है, ये T5 है, और द लास्ट वन इज T6 एक्चुअली। जो T1 है वो होता है A, जो T2 है वो होता है A+D, जो T3 है वो होता है A+2D, T4 जो होगा वो होगा A+3D, और 3D के बाद अगेन आगे बढ़ोगे तो A+4D मिलना है, और लास्ट जो T6 है वो हो जाएगा A+5D। अब यहाँ पर जो आपका A+5D जो है, इसकी वैल्यू आपको 324 है, दिख रहा है साफ साफ, दिस 324 इज एक्चुअली A+5D। वैसे ही आपको फर्स्ट टर्म दिख रहा है, ए का वैल्यू 4 दिख रहा है, तो बस यहाँ से आपको समझ जाना है कि शुरुआत ये वाले लाइन से करता हूँ कि A+5D जो है ना, कितने के बराबर है 324, और ए आपको ऑलरेडी पता है, ए का वैल्यू है 4, ये हो जाएगा 4 + 5D = 324। यहाँ से डी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, यहाँ से लिख सकते हो 5D = 320, डी = 320/5। अगर आप कैलकुलेट करें तो यहाँ से आपको डी का वैल्यू मिल जाएगा, मेरे ख्याल से मिलेगा 64, हाँ 64 मिलेगा ये। अब डी अगर 64 है, और फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही है, तो भाई ए और डी की मदद से ही तो, ए एंड डी की मदद से ही तो आपको मिलता है एक A+D, फिर A+2D, फिर A+3D, फिर A+4D, फिर A+5D, ये सब ए और डी से ही बना हुआ चीज़ है। तो मेरे को जो चाहिए था ना, पहला अरिथमेटिक मीन A1, फिर एक चाहिए था A2, फिर एक चाहिए था A3 और फिर एक चाहिए था A4, ये है मेरे पास, एक है A+D है, ये A+2D है, A+3D है। मतलब आप ये भी बोल सकते हो ना कि सब में D ऐड करते जाओ तो आपको अगला टर्म मिलता जाएगा। तो A+D जो मिला आपका, ये मिला 4 + 64, ये हो गया, ए का आंसर 68 हो गया। अब आप इसमें फॉर्मूले में पूरा A+2D करने की जरूरत नहीं है, जो पिछला आंसर आया है ना 68, उसमें D ऐड कर दो बस। D कितना आएगा 64, तो जैसे ही आप D ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 132। आप इस 132 में फिर से D ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा 196, और 196 में आप D ऐड कर दो, वापस आपको अगला नंबर मिल जाएगा 260। तो जो 4 एरिथमेटिक मीन जो आपसे पूछा गया था ना कि कौन कौन से 4 एरिथमेटिक मीन होंगे, यही है 4 आंसर, 68, 132, 196 और 2। तो इस तरीके से आप एरिथमेटिक मीन वैरायटी भी कवर कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं एग्जाम में बहुत आसानी से। ये एरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहता है फ्रिक्वेंटली, बहुत सरल है। अब हम एक नए फॉर्मूले पे आते हैं, एरिथमेटिक मीन का, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक नया फॉर्मूला है। एक नोट आप लोग लिख सकते हैं कि अगर कोई एपी सीरीज दिया है, उसके खूब सारे टर्म्स का हमको सम करना है, खूब सारे टर्म्स को जोड़ना है, तो हम लिखते हैं सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी।
किसी एपी के किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, अगर हिंदी में बात करूँ, ये किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ये है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, एपी के n टर्म्स का सम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, एक फॉर्म है, दो फॉर्म है इसमें, आपको जैसा क्वेश्चन में सिचुएशन रहेगी या कंडीशन रहेगी उसके हिसाब से आप ये फॉर्म यूज। एक है यहाँ पर सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, पहले लिख लो सम ऑफ एन टर्म, ये होता है आपका n/2 इंटू ए प्लस एल। ए इज द फर्स्ट टर्म, एल इज द लास्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म, एल इज द लास्ट टर्म। तो सम ऑफ एन टर्म होता है n/2 ए प्लस एल। अब अगर मैं इसमें एक और इसी फॉर्म को बदलना चाहूँ तो सम ऑफ एन टर्म होता है n/2, ए की जगह तो ए लूंगा, एल जो लास्ट टर्म है ना, इस लास्ट टर्म की जगह पे मैं वो फॉर्मूला यूज करूंगा जो अभी इतने देर से हम जिसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो लास्ट टर्म का हम लोग जो फॉर्मूला लिख के बैठे हैं, टी एन, या लास्ट टर्म जो बोलते हैं आप इसको, ये स्क्रीन पे जो है ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला यही है ना, ए प्लस एन माइनस वन डी ही तो है। तो अगर मैं एल की जगह पे ये रख देता हूँ वैल्यू, एल की जगह पे ये वाला वैल्यू रख देता हूँ, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ये कैसा दिखाई देगा, एल की जगह पे रख दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आपको दिखाई देगा फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में, एस एन इक्वल टू n/2, और देखो ये हो जाएगा आपका, ये ए और ये ए मिला के हो जाएगा ए प्लस ए, मिला के हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हो जाएगा एक। तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक फॉर्मूला तो ये याद रखना है आपको, सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, और एक ये फॉर्म याद रखना है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस वन डी। बिकॉज ऑफ जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा आप फॉर्मूला लगाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में लास्ट टर्म पता है तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, बट अगर किसी क्वेश्चन में लास्ट टर्म नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप नीचे वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। हाँ, लेकिन दोनों स्थिति में आपको ये फॉर्मूला लगाने के लिए ज़रूरी है कि आपको फर्स्ट टर्म पता हो और एन पता हो, यानी कितने टर्म का सम करना है वो पता हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको कुछ एक बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस ये अपन कर लेते हैं। क्वेश्चन है ये ICAI स्टडी मटेरियल का, पीछे एक्सरसाइज के पीछे एडिशनल में से दिया हुआ है। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये लिखा है दिस फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर। आप मुझे पता है आप सब नेचुरल नंबर तो पक्का जानते। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400। 200 से 400 के बीच के ऐसे नेचुरल नंबर का सम निकालना है विच आर डिविजिबल बाय 7, ऑब्वियसली विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। एक्चुअली एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 का मतलब है कि कंप्लीटली 7 से डिवाइड हो जाए। तो पहले तो आपको ढूंढने पड़ेंगे ना वो सारे नंबर ढूंढने पड़ेंगे जो 7 से डिविजिबल है, 200 से 400 के बीच के। 200 के बाद का पहला नंबर 201 7 से डिविजिबल नहीं है, आप चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, ख्याल से 202 भी नहीं है। 203 7 से डिविजिबल है, 203 इज डिविजिबल बाय 7। पहला नंबर 203 आएगा, 7 से डिविजिबल है, आप चाहे तो करके देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद 210 आएगा, 7 से डिविजिबल, 7 आप ऐड करते जाओ, 217 आएगा 7 से डिविजिबल। पीछे आप डैश 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 जाएंगे, 400 से पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 399, हो जाएगा 7 से डिविजिबल, आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक पूरी सीरीज मिल गई। 200 से 400 के बीच के वो सारे नंबर्स हमारे पास सामने आ गए हैं जो 7 से डिविजिबल है। अब हमारा काम है इसको सम करना है। तो मैंने कहा था सम के लिए चाहे आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ, इन दोनों में से आपको ए पता होना चाहिए। तो हाँ सर, ए तो पता है, इसका 203 है, फर्स्ट टर्म दैट इज 203 है। लास्ट टर्म पता है हमें, इस बार हमें लास्ट टर्म पता है 399 है। तो लास्ट टर्म पता है तो आपका मन करेगा कि सर ये पहला वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए प्लस एल वाला, लेकिन भाई अभी हमें एन नहीं पता है। एन का मतलब पता है, एन का मतलब होता है कितने सारे लोग हैं, ये लोग कितने सारे टर्म्स हैं, पहले हमें काउंट करने पड़ेंगे। हो सकता है किसी के मन में आ गया सर यहाँ तो मुझे डी भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है। कैसे पता है कॉमन डिफरेंस? 210 में से 203 को माइनस करोगे, कॉमन डिफरेंस 7 का आएगा। तो ये तो फिर फॉर्मूला नीचे वाला भी लगा सकते हैं।
हाँ जी, बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप फ़ॉर्मूला कभी तो ऊपर वाला लगा सकते हैं, कभी नीचे वाला, कभी दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। बट चाहे आप कोई भी फ़ॉर्मूला लगाना चाहें, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी कि भैया आखिर हैं कितने लोग, ये टर्म्स कितने सारे हैं। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि टर्म्स कितने सारे हैं, और अगर हमें निकालना पड़ेगा टर्म्स कितने सारे हैं, तो सबसे पहले हमें फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा Tn। Tn इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब Tn अगर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो Tn यानी लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म का वैल्यू है 399, a है इसमें 203, प्लस n नहीं पता माइनस 1, और d है यहाँ पर आप अगर बोलेंगे तो 7, d है 7, ठीक है, d है 7। अब इसके बाद क्या है, इसमें ये फंडा है कि अगर मैं n निकालूं तो ये बनेगा 399 माइनस 203 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, ये हो जाएगा। अब 399 में से मैं 203 अगर माइनस करता हूँ और डिवाइड बाय 7 करता हूँ, और उसके बाद फिर प्लस 1 करता हूँ, तो यहाँ पर से आप n कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं इस पे n कैलकुलेट करूँ तो n आएगा आई थिंक 28, 29 आएगा शायद, 28 आएगा, 28 आएगा n माइनस 1 का वैल्यू। फिर माइनस 1 को अगर आप शिफ्ट करोगे इधर तो n इज इक्वल टू 29 हो जाएगा। और जब हमें पता चल गया कि टोटल टर्म्स जो है वो 29 है, तो आपको यहाँ पर अब सम ऑफ इनटर्म का फॉर्मूला लगाना है, और सम ऑफ इनटर्म का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। आप ये छोटा फॉर्मूला लगा लीजिए। देखो, जब दोनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला लगाया जा सकता है, तो आप फॉर्मूला वो लगाइए जिसमें आपका काम थोड़ा बचे, थोड़ी मेहनत बचे। तो यहाँ पर आप जब सम ऑफ इनटर्म का फॉर्मूला लगाओगे तो सम ऑफ 29 टर्म्स का फॉर्मूला लगाओगे, और ये बन जाएगा 29/2, और a प्लस एल मतलब पहला टर्म है 203 प्लस लास्ट टर्म है 399। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सम ऑफ 29 टर्म्स, ये कैलकुलेशन करने से आपका आंसर आएगा 8729। 8729 आपका सही आंसर है ऑप्शंस में। तो आपने देखा कि सम ऑफ इन टर्म का फॉर्मूला हम किस तरीके से यूज़ कर सकते। और एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इस तरीके से एक क्वेश्चन बनाइएगा, कोशिश करिएगा। अगर कभी क्वेश्चन में लिखे इन एन एपी, ये एक पॉपुलर वैरायटी है इसलिए मैं इसको कवर कर दे रहा हूँ, इन एन एपी किसी समांतर श्रेणी में, जैसे लिखा हुआ है T5 दैट इज द फिफ्थ टर्म का वैल्यू है 12, सपोज फिफ्थ टर्म का वैल्यू 12 है, एंड ट्वेल्थ टर्म का वैल्यू 5 है। तो आपसे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि T17 कितना है। कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है, बोलेगा T25 कितना है, ऐसा भी पूछ सकता है। कोई भी टर्म ऐसा पूछा जाएगा, एक पॉपुलर वैरायटी है। इसके लिए एक शॉर्टकट है, एक ट्रिक है, मैं बता देता हूँ आपको कि किसी एपी में इस पैटर्न को, इस खास पैटर्न को पहचानना है आपको, इस स्पेशल पैटर्न इसको पहचानना है। देखो यहाँ 5 और 12 एक्सचेंज हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। देखो यहाँ T5 का वैल्यू 12 है, फिफ्थ टर्म का वैल्यू 12 है, और ट्वेल्थ टर्म का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर दिखा है, देखो 5 12 12 5, 5 12 12 5, इसको बड़ा ध्यान रखिएगा इस पैटर्न को। मैं इसको समझाने के लिए ऐसा बोल सकता हूँ कि किसी एपी में अगर पीएथ टर्म का वैल्यू क्यू है और क्यूएथ टर्म का वैल्यू पी है, पीएथ टर्म का वैल्यू क्यू है, क्यूएथ टर्म का वैल्यू पी है, तो अपन बोलते हैं ना, ये जस्ट अपोजिट चल रहा है, पी क्यू क्यू पी, इसी पैटर्न पे ये दिख रहा है। तो टी पी प्लस क्यू जो होता है ना, बिना सॉल्व किए आप एग्जाम में टिक कर देना, जीरो ही होता है। आपको अगर सॉल्व करने का मन है तो अपना टाइम बर्बाद कर सकते हो, बाकी बहुत आसान है, इस पैटर्न को ध्यान रखना। 5 और 12 का सम करने से 17 आता है, तो 17 टर्म का वैल्यू क्या है अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आंसर क्या आएगा? उल्टा क्वेश्चन आता है, कौन सा टर्म जीरो है ऐसा पूछा जाएगा, तो आप तुरंत इस पैटर्न को पहचानिएगा, विच टर्म इज जीरो, तो 17th टर्म जीरो होगा। लेकिन सर अगर T25 या कुछ ऐसा टर्म पूछ दिया, तो इसके लिए एक तरीका होता है कि Tn जो होता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये होता है P प्लस क्यू माइनस एन, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको T25 पूछा है ना, तो P प्लस क्यू, तो इसमें P और Q किसको लोगे? 5 और 12 को ले सकते।
तो 5 + 12 माइनस माइनस एन अगर 25 है तो यहाँ 25 ले लो, तो T25 इज इक्वल टू हो जाएगा, T25 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 + 12, 5 + 12 होता है 17, 17 में से आप 25 को माइनस करोगे, 17 में से 25 को माइनस करोगे तो ये बन जाता है -8, 17 -8 आएगा। तो इस तरीके से निगेटिव आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पैटर्न को आप ध्यान रखिए कि किसी एपी के लिए याद रखिएगा ये पैटर्न कि पी8 टर्म का वैल्यू क्यू है, क्यू8 टर्म का वैल्यू पी है, तो इस केस में p + क्यू8 टर्म का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट याद रखते हैं तो आपका समय बचेगा। ये पॉपुलर पैटर्न है। ठीक है, एक और वैरायटी की बात करते हैं स्टूडेंट, एक नए थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी की बात करते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है, बट इससे रिलेटेड बातें मैं पहले आपको एक बार रिवाइज करा दूं। तो मैं कुछ नोट आपको लिखा रहा हूँ, पहले ये आप ध्यान से समझिए, फिर इसके बारे में क्वेश्चन कर। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो अगर कभी सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स लिखा है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं समेशन एन, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 + 2 + 3 + 4 + कहाँ तक जाएगा ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब शुरू से ले करके एन नेचुरल नंबर तक जाएगा। एन कितना भी हो सकता है, 1000 लाख करोड़ तक भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा भी एन का। तो इस सीरीज़ का सम करना है, और आप इसे अगर बड़े गौर से देखें तो ये सीरीज़ एपी है। हालांकि इसमें एपी का फंडा लगा करके आप इसका सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हो। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + l होता है। ए इज़ द फर्स्ट टर्म 1 है, और एल मतलब लास्ट टर्म एन है। तो बस यही हो जाता है इसका फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू हो जाता है n/2 और n+1, 1 + n को। तो इसको लिखने का तरीका जनरली किताबों में n × n+1/2 ऐसा लिख दिया जाता है। तो देखिए ये n हो गया, नीचे 2 हो गया, देखो ये n और नीचे 2 हो गया, ये 1 + n को ना n+1 लिख दिया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये सम ऑफ एन टर्म हो जाता है आपका n+1/2। रटने की जरूरत नहीं है, समझ सकते हो, ये बहुत सिंपल है। लेकिन अगला जो सीरीज मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर 2, ये है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स लेते हैं, तो एक्चुअली यहाँ पर बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये पूरे सीरीज का क्या लेना पड़ेगा, अपने को स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायर लेंगे ना तो ये सीरीज एक ऐसी सीरीज बनेगी जो डेफिनेटली एपी नहीं रहेगी। बिल्कुल मत भूलिएगा, यहाँ 1 2 3 लाइन से दिख रहा है सर तो ये भी एपी है, ये एपी नहीं है। हाँ, आप इसको जीपी भी नहीं मानते, क्योंकि जीपी में पढ़ाया, अभी रिवीजन क्लास में नहीं बताया हूँ आपको, बट जितने लोग को आता है वो समझ सकते हैं कि जीपी भी नहीं है। फिलहाल इसका फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, इसको समेशन एन स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके प्रूफ पे जाने की जरूरत नहीं है, हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n+1/6। और एग्जाम में ये पूछा गया है कि भाई ये 1² + 2² + 3² n² जो होता है सीरीज का सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। डायरेक्ट आपको याद रखना है, अगर याद रखते हैं तो समय बच जाएगा, नहीं तो आप चेक करके देख सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इस सीरीज के 2 टर्म का सम मैं आपसे पूछूंगा, मैंने कलर किया है पोर्शन, तो 2 टर्म का सम कितना है सर, सम ऑफ 2 टर्म इज 5। कैसे है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 होता है। अगर आप इसमें n की जगह पे 2 रखते हैं ना, इस पूरे में n की जगह पे 2 रखते हैं तो 5 मिलेगा, आप रख के देख सकते हैं। तो अगर एग्जाम में इन थोके से अगर आप कंफ्यूज हो गए कि सर ये कौन सा फॉर्मूला था, थोड़ा याद नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके से पता भी कर सकते हो। अगर मैं सम ऑफ 3 टर्म बोलूँ इस सीरीज का, तो 3 टर्म का सम आप ऐड कर सकते हो। देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो 9 + 4 13 + 1 14 है। अगर आप यहाँ n की जगह पे 3 रखते हो ना, यानी 3 टर्म का सम लेते हो ना, तो ये पूरा n की जगह पे 3 रखने से ये 14 देगा आपको, आप रख के देख सकते हैं। एंड सिमिलरली तीसरा एक पार्ट है, ये सारे ये 3 पार्ट में आपको जो नोट लिखा रहा हूँ, पहला ये सम ऑफ एन टर्म ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और सम ऑफ फर्स्ट एन स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये सब एग्जाम में आ चुके हैं, आ भी सकते हैं, आगे भी आ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि अगर मैं कहता हूँ आपको कि सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो अगर आपको ऐसा
सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बोलेगा ना, तो इसको समेशन एन क्यूब लिखेंगे। और समेशन एन क्यूब होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। आप बोलेंगे सर ये तो अभी अभी बताए थे, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये तो लेकिन सम ऑफ दी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का फॉर्मूला था, समेशन एन था। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस पूरे का ना होल क्यूब नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ क्यूब है तो इधर भी क्यूब आ जाएगा, नहीं यहाँ स्क्वायर आता है। आपको ये प्रूफ करके दिखा सकते हो। एक्चुअली इसका मतलब पता है क्या, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस इस तरीके से चलेगा सीरीज, कहाँ तक, n का क्यूब। अगर आप ये कंफर्म करना चाहते हो तो देख सकते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें दो टर्म का सम कितना है, तो आप दो टर्म का सम बताएंगे, बोलिए कितना बताएंगे। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 1 का क्यूब 1, 8 प्लस 1 9 होता है। आप यहाँ पर n की जगह पे 2 रख के देखिए, ये दिस कंप्लीट विल गिव यू द सम ऑफ टू टर्म 9, ये 9 देगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं। ये तीन में से पहला वाला AP था सीरीज, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n, ये तो AP है, बट ये बाकी दो AP नहीं है। लेकिन आपको ये डायरेक्ट डायरेक्ट याद रखना है। याद रखने से मैंने कहा ना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो तो आप समय बचा सकते हैं। याद नहीं है तो भी मैंने आपको बच निकलने का रास्ता बता दिया है, किस तरीके से आप पहचान सकते हो सीरीज क्या होगी। ठीक है, तो ये आपको दो, और जो नीचे की जो सीरीज है स्क्वायर वाला और क्यूब वाला, ये AP नहीं और डेफिनेटली GP भी नहीं है। एक अलग से स्पेशल सीरीज है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, याद रखना है क्या फंडा होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन में और आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे एक आध क्वेश्चन अपने बुक का ही है, अपन ले सकते हैं। एक मिनट देख लूँ कुछ अच्छा क्वेश्चन। आप देखिए, एक क्वेश्चन, एक वैरायटी, एक पॉपुलर है ICAI स्टडी मटेरियल के एक्सरसाइज के पीछे का एडिशनल क्वेश्चन में से है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा इफ़ A B and C आर इन AP, तो आपको ऐसे नाम बदल सकता है, ABC की जगह PQR या LMN ऐसा कुछ भी दे सकता है। बोलेगा कि अगर ये ABC तीन टर्म है, अगर ये AP में है, इफ़ A B C आर इन AP, देन आपको पूछेगा ये B प्लस सी कॉमा C प्लस A कॉमा A प्लस B, ये किस में होंगे ये तीनों। तो ऑप्शन में दिया जाएगा ये तीनों AP में होंगे, या ये तीनों GP में होंगे, या तीनों HP में होंगे। हाँ, HP सही सुना आपने। AP जैसे होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे GP होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वैसे HP होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। के बारे में भी हम थोड़ी बातें करेंगे आगे। फिलहाल इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में करेंगे, बट करेंगे HP के बारे में भी थोड़ी बातें। फिलहाल इसको बनाने का एक तरीका ये होगा कि जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन में दे दिया जाए कि A B and C आर इन AP, या PQR या LMN, नाम कुछ भी रख दे, बोलेगा AP में है, तो आप कोई भी अपने मन से एक AP एज्यूम कर सकते हैं। आपको अगर कोई AP एज्यूम करना है, सर मेरा मन कर रहा है 5, 10 एंड 15 लेने का ABC को, तो ले सकते हो। मैं बोलता हूँ सबसे सरल वैल्यू लीजिए, A को 1 ले लो, B को आप 2 ले लीजिए, और C को 3 ले लीजिए। अगर आप इस ABC को 1 2 3 ले लेते हो तो सबसे सरल एक सिंपल सा AP है। आप AP बदल देते हैं, अगर आप मैंने कहा ना कि आपको बिल्कुल फ्रीडम है, आप चाहें तो कोई और AP ले सकते हैं। पर जैसे ही आप AP अपने मन से कुछ डिसाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आप उसको यहाँ रख दीजिए। सपोज यहाँ मैंने A1 2 3 लिया है, तो B प्लस C ये 2 प्लस 3 हो जाएगा, C प्लस A बिकम्स 3 प्लस 1, और एक A प्लस B और हो जाएगा, ये A प्लस B हो जाएगा आपका 1 प्लस 2। अब ऐसा करने से ये आपका बनेगा 5, ये बनेगा 4, और ये बनेगा 3। और ये 5 4 3 जो है वो कैसा है, ये AP है। ये 5 4 3 जो है वो AP है, ये आप बड़े ध्यान से समझ सकते हैं। तो 5 4 एंड 3 इज AP। आंसर आप AP टिक करेंगे कि ये तीनों AP में, चार ऑप्शन में दिया जाएगा AP है या GP है या HP है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से पता कर सकते हो। तो एक्चुअल जो सॉल्यूशन होते हैं, आपको वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से पता कर सकते हो कि ये AP है या GP क्या है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आपको बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन है, ICAI स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। लिखा इफ़ ABC आर इन AP, इफ़ ABC आर इन AP, अगर ABC AP में है, तो आपको पूछा गया है कि A क्यूब प्लस 4B क्यूब प्लस C क्यूब होल डिवाइडेड बाय B टाइम्स ऑफ A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ये क्वेश्चन है। इस बार ABC AP में है बोल दिया गया है, और आपको एक कुछ टर्म दिया है A क्यूब प्लस 4 टाइम्स ऑफ B क्यूब प्लस C क्यूब
यहाँ पर और होल डिवाइडेड बाय बी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये पूछा गया है कि भैया ये इतने की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है क्या ये पूरा 1 है। ऑप्शन बी है क्या ये पूरे की वैल्यू कैलकुलेट करने से 2 आएगा। या ऑप्शन सी है क्या ये पूरा वैल्यू कैलकुलेट करने से 3 आएगा, या फिर एक नन ऑफ दिस। इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिए गए। तो आप अपना फंडा जो ट्रिक्स जो सीखा हुआ है आप वही उस पर अड़े रहिए, आपको इससे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। आप ए को ले लो 1, है ना, बी को ले लो आप 2, और सी को ले लो 3। आप बोलेंगे नहीं सर मेरे को और कुछ बड़ा वैल्यू लेना है, तो भाई ले सकते हो, बट आप देख रहे हैं कि आप बड़े वैल्यू लेंगे ए बी सी का तो आप फंसेंगे, कैलकुलेशन आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। हालांकि कैलकुलेटर अलाउ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़बरदस्ती जो काम छोटा हो रहा है उसको बड़ा करें। यहाँ वैल्यू रख के देखते हैं कैसा होगा। देखिए ए की जगह रखो 1, तो 1 का क्यूब प्लस 4 टाइम्स ऑफ बी आने 2 है तो 2 का क्यूब प्लस सी आने 3 है तो 3 का क्यूब, और होल डिवाइडेड बाय बी टाइम्स मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। कैलकुलेट करके देखते हैं क्या। तो ए बी सी का वैल्यू आप प्रॉपर यहाँ रख लेंगे। अब इस कैलकुलेट करते चलिए 1 का क्यूब कितना होता है। भाई 1 का क्यूब तो 1 होता है। 2 का क्यूब होता है 8, 8 इंटू 4 करोगे तो 32 आएगा, प्लस 3 का क्यूब होता है 27, और होल डिवाइडेड बाय 2 बाहर है, अंदर आएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, फाइनली आप जब इन सबको ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा ऊपर 32 और 27 को आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 50, 59 और एक 60 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर 9 + 1 10, 20 हो जाएगा। तो 60/20 करोगे तो 3 आ रहा है। तो आंसर यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी है 3। और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आप बदल देते हैं अपना वैल्यू ए बी सी का वैल्यू, आप कहेंगे सर ये तो ए बी सी 1 2 3 लेने से 3 आया है और लेने से शायद डिफरेंट आता। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप वैल्यू दूसरा ए पी लेके देख सकते हैं, कोई भी ए पी लेंगे ये बिल्कुल फाइनली एट लास्ट एक ही यूनिक आंसर पे ही आके रुकेगा। तो आपके लिए को उसकी इस बात के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक और सिमिलर क्वेश्चन है, मैं आपको ये भी एक लिख के दे रहा हूँ, आप इसे भी प्रैक्टिस कर लीजिए फिलहाल। क्वेश्चन, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी। अगेन आपके दिमाग में 1 2 3 आना चाहिए, और 1 2 3 बड़ा आसान है, हमारे दिमाग में काम करता है। इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन द वैल्यू ऑफ, देखिए यहाँ पर लिखा है वैल्यू किसका निकालना है, ए स्क्वायर प्लस 4ac प्लस सी स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपको ये वैल्यू निकालना है। तो ट्रिक तो वही है, आप दिमाग लगाइए और ये क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है वीडियो पॉज करके सब लोग बना रहे हैं, और जल्दी से बनाइए, फिर वीडियो प्ले करिए। सबका आंसर आ गया होगा आई थिंक सो। एक बार मैं बस लास्ट आपको समझा दूँ ये। सपोज मैं ए को 1 लेता हूँ, अगेन बी को 2 लेता हूँ और सी को 3 लेता हूँ। ये ए बी सी का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 इंटू सी प्लस सी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय ए बी यानी 1 इंटू 2 प्लस बी सी यानी 2 इंटू 3 प्लस सी ए मतलब 1 इंटू, यहाँ पर इसको आगे और सॉल्व करते हैं। ऊपर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 3। कैलकुलेट करते हैं ऊपर कितना आएगा, 12 10 22 हो जाएगा 22, और नीचे हो जाएगा 6 3 9 तो 11 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं 22 और 11 को जब कट करोगे तो ये आपको क्या मिलने वाला है, 2। तो फाइनल आंसर 4 ऑप्शन में रहेगा 2, आप 2 टिक कर दीजिएगा। तो इस तरीके के जो पैटर्न है, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, बशर्ते आप इस बात को समझ पाएँ कि सॉल्व किस तरीके से करना है, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। एग्ज़ाम में कोई भारी भरकम सा क्वेश्चन दिखता है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, और आप कहीं न कहीं उसका एक छोटा रास्ता है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं उससे। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम इसको बहुत डिटेल में बनाएँ तो अ, टाइम बहुत लग जाएगा, बट अगर अपन ट्रिकी बनाएँ तो बहुत सरल बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का आज भी बता देता हूँ। लिखा है कि 3 नंबर है एपी में है, 3 नंबर्स आर इन एपी हुज सम इज 6। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 नंबर है एपी में, उसका सम 6 है, और ये बात कही गई कि उनका प्रोडक्ट जो है उन तीनों को मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वो आएगा -24। तो सम
6 है और प्रोडक्ट -24 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप किसी भी किताब के रियल सॉल्यूशन पे मत जाइएगा, मेरी सलाह है। अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम बनाते हैं, आप रियल सॉल्यूशन पे जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं ना, ऑप्शन का यूज़ करिए। सपोज ऑप्शन में है -2, 2 एंड 6। ऑप्शन बी है आपका -1 एंड 1 एंड 3। ऑप्शन सी है आपका इसमें 1, 3, 5 और ऑप्शन डी है आपका 1, 4, 7। आप देखिए, देखते ही समझ में आएगा सम 6 किस में आ रहा है। सम 6 यहाँ तो नहीं है ऑप्शन डी में। इन तीनों नंबर का सम करने से 6 तो नहीं आएगा। डेफिनेटली 1, 3, 5 का सम करने से भी 6 नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा। बचा एक ही आंसर, तो आप टिक कर सकते हैं। बट मैं आपको कंफर्म करा दूं, मान लो ऑप्शन डी 1, 4, 7 की जगह पे नन ऑफ दिस होता, तो आप खुद सोच के देख लो ना भाई। आपको कंफ्यूजन बना रहता है कि भाई चलो मान लो बी और सी तो गलत है, बट कहीं नन ऑफ दिस आंसर निकल गया, क्या पता ए भी गलत हो। तो एक ही ऑप्शन, एक ही सारी कंडीशन आप चेक कर लीजिए। पहली बात तो सम, और वो कितना है, 6 है। दूसरी बात, इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट करने से मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करें, तो -2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ और उसको भी मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ, तो ये डेफिनेटली -24 देगा। लेकिन मैं इसके बाद भी एक पॉइंट और सामने रखना चाहता हूँ कि आपको कहीं ऐसा ना हो कि अभी भी ये गलत हो। आपको ये बात कंफर्म करनी है कि सर ये एपी है कि नहीं। तो भाई -2, 2 और 6 एपी होना चाहिए। एपी होने के लिए डिफरेंस 4 आएगा यहाँ पर, डिफरेंस 6 -2। और एपी के लिए ये भी आपको समझना है, एपी के लिए आपको ये भी समझना है, ये दोनों का डिफरेंस भी उतना ही आएगा। ये डिफरेंस है 2 -2। तो भाई हाँ, D4 आ रहा है। अगर आपको ये बात समझ में आती है, तीन बातें, कि पहली बात तो एपी है, हाँ जी ये एपी है। दूसरा, इन तीनों का सम 6 है, ये भी ध्यान रखना। और तीनों का प्रोडक्ट करने से -20। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन दिया जाता है, ऑप्शन का भरपूर यूज़ करिए। रियल सॉल्यूशन पे आप जाएंगे, टाइम भी ज़्यादा लगता है, दिमाग भी ज़्यादा लगता है स्टूडेंट। तो फिलहाल आज की क्लास में हम एपी का रिवीजन कर चुके हैं। जीपी की बात करेंगे, डिफरेंट कुछ सीरीज़ की बात करेंगे आने वाले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।